My dear students, in this video, we are going to start the second lesson of our history. India, events after 1960. इवेंट यानी इंसिडेंट्स, हादसाए या इंसिडेंट्स 1960 के बाद इंडिया में हो गया हुआ मेन इंसिडेंट के बारे में हम इस लेसन में देखने जा रहे हैं. इंडिया became independent in 1947 CE. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. India आज़ाद हुआ 1947 CE. CE means common era. और उसके बाद 1950 में इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट किया. दैट मीन्स इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया और 1950 को उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया. एंड according to that constitution, India became a sovereign democratic nation. ये 1950 में इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया का रूलिंग चालू हुआ और इंडिया एक सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन बन गया. डेमोक्रेटिक मीन्स अ नेशन रूल्ड बाय द पीपल, मीन्स जनता के अधिकार से, जनता की मर्जी से सेलेक्ट किया हुआ कोई रिप्रेजेंटेटिव्स एक देश को चलाना. इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिक नेशन मीन्स a nation ruled by the people. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and caste live together. इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है. इंडिया का सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट संस्कृति मिले हुए हैं. बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बात करने वाले, अलग अलग रिलीजन के, धर्म के लोग, अलग अलग एथनिसिटीज. एथनिसिटी बोलेगा तो जातीयता, यानी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन अ कॉमन ट्रेडिशन, हु बिलीव इन अ कॉमन थिंग, उसको कहते हैं एथनिसिटी. यानी कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप जिनका सभी का सोच, सभी का परंपरा एक ही जैसा हो, उन्हें वो ग्रुप को एथनिसिटी कहते हैं. एंड द कास्ट सब कास्ट यानी छोटे छोटे डिफरेंट रिलीजन को और डिवाइड करके कास्ट में, ऐसे अलग अलग कास्ट के, रिलीजन्स के, लैंग्वेजेस के, एथनिसिटी के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं एक साथ. ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. स्टार्टिंग में इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद इंडिया के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे. इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम था, पैसे के मामले में यानी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना था. पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. इवन सोशल डेवलपमेंट भी इंडिया को करना था. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एम्फोसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. तो यहाँ पर एक प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया, बनाया गया. और एम्फोसिस मीन्स स्पेशल इम्पोर्टेंस यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिया गया, क्योंकि ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन या कुड सेव द कंट्रीज फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम दैट मीन्स दैट सिचुएशन. वो कंडीशन के, वो ज़माने का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उससे टू इम्प्रूव द सिचुएशन ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड डू दैट. इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही वो कर पाता था. तो इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा एम्फोसिस दिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिया. टू एलिमिनेट पॉवर्टी, एलिमिनेट मीन्स मिटाना. किसको? पॉवर्टी को. पॉवर्टी क्या है? गरीबी. सक्सेसफुल कॉन्डक्ट of elections and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. तो इलेक्शन सक्सेसफुली कॉन्डक्ट करना और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में विश्वास रखना, भरोसा रखना, ये सभी मतलब इंडियन पब्लिक भी बहुत साथ दिया डेमोक्रेटिक सिचुएशन मतलब गवर्नमेंट के लिए. ये सब आफ्टर ऑल आगे जाकर इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में, यानी इंडिया का राजनीति को स्टेबल करने में, मजबूत करने में हेल्प किया. At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker sections of the society, were sought to be implemented.
पॉलिटिकली इंडिया को मजबूत करने के साथ साथ एट द सेम टाइम बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी, समाज का बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी, समाज का जो सिचुएशन है उसको सुधारने का भी बहुत सारा प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ वगैरह लाना, वीकर सेक्शन यानी समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, पार्ट है, कमज़ोर सेक्शन है, उनको इम्प्रूव करना, ये सभी कुछ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। यानी ये सभी कुछ भी इंडिया के सामने का प्रॉब्लम्स थे जो सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी था। तो इंडिया का ये 1950 के बाद इंडिया में क्या क्या सिचुएशंस को, इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा या सॉल्व करना पड़ा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट इंडिया में हुआ, सभी इंसिडेंट्स जो मेन इवेंट्स है वो हम अभी से देखने जा रहे हैं। तो 1960s में क्या हुआ, 1960s मीन्स 1960 के आगे 1970 के पहले। In the decade of 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from the Portuguese rule and became part of Indian Federation. तो 1960 के एक डेकेड मीन्स 10 years का ड्यूरेशन में बहुत सारे इवेंट्स जिसका वजह से इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट, बहुत ही ह्यूज असर, बहुत ही बड़ा असर पड़ा। उनमें से कुछ यहाँ पर है। फर्स्ट वन, गोवा, ड्यू और डैमन, these three places were under the control of Portuguese, and even after the British people left India, ब्रिटिश लोग इंडिया को छोड़कर जाने के बावजूद भी, उसके बाद भी, these Portuguese people were ruling these three areas, गोवा, ड्यू, डैमन, ये तीन एरिया को यहाँ पर रूलिंग करते रहे। इंडिया का फोर्स लगने के बाद भी, इंडिया फोर्सफुली बोलने के बावजूद भी इन लोगों ने इंडिया को फ्री नहीं किया या ये तीन एरिया को फ्री नहीं किया। तो इनको यहाँ से पोर्चुगीज रूल को एंड अप करना एंड द गोवा, ड्यू और डैमन, इसको इंडिया में मिलाना बहुत ही बड़ा एक इश्यू था। एंड दिस हैपेंड इन द डेकेड ऑफ 1960s एंड these three places, Goa, Diu और Daman, Indian Federation का हिस्सा बना। And now what is federation? Federation means a group of states joined together as a single group. India is a federation क्योंकि इंडिया में बहुत सारे states हैं, बहुत सारे राज्य हैं, ये पूरे states together एक single country है। So such a place is called a federation. The tensions between India and China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the war of 1962 between two countries. इंडिया और चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे रिगार्डिंग द नदर्न बॉर्डर, नॉर्थ साइड के इंडिया के बॉर्डर को लेकर कुछ इश्यू चल रहा था, टेंशन हो रहा था दोनों देश के बीच में। ये 1950 से लेकर चलते आ रहा है एंड दिस कल्मिनेटेड एंड एंडेड अप इन द वॉर ऑफ 1962। यानी ये जो टेंशन इंडिया और चाइना के बीच का, ये वॉर का एंड ऐसा, सॉरी, ये जो टेंशन है उसका एंड एक वॉर में हुआ जो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन। ये वॉर कौन सा एरिया में किया गया? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। After India became independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. Led means leading करना, आगे बढ़ाना, यानी उसका लीडर बना। इंडिया का लीडर इंडिपेंडेंस के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। एंड ही स्टार्टेड लीडिंग द कंट्री, मीन्स ही स्टार्टेड आगे देश को आगे चलाना, लीडर बनकर लीडिंग किया या ही स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आर्किटेक्ट मीन्स रूपरेखा देने वाला या शेप देने वाला। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को शेप इन्होंने दिया। मीन्स इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? हाउ टू कीप रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसा और क्या रिलेशंस रखना है, दैट इज द फॉरेन पॉलिसी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट। जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964। उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल डेवलपमेंट में, इंडिया के फाइनेंशियल डेवलपमेंट में और सामाजिक सोशल डेवलपमेंट में इनका जो योगदान है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जवाहरलाल नेहरू 1964 में
passed away means गुजर गए. लाल बहादुर शास्त्री succeeded him means उनके बाद आया and became the next prime minister of India. जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना. ड्यूरिंग हिज टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड, उनका रूलिंग के टाइम पे, उनके जितने साल उन्होंने रूलिंग किया उस टेन्योर में इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इश्यू इन 1965. इंडिया और पाकिस्तान एक लड़ाई लड़ा ओवर द कश्मीर इश्यू इन 1965. कश्मीर के प्रॉब्लम को लेकर आप ये जानते हैं कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान चाहते हैं जो इंडिया देने के लिए तैयार नहीं है, और काफ़ी कुछ इश्यूज मतलब पाकिस्तान का हिस्सा बनना कश्मीर का कोई एरिया चाहते हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे सालों से चल रहा है. द सोवियत यूनियन ट्राई टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज. जब पाकिस्तान और इंडिया का ये लड़ाई हुआ 1965 में, सोवियत यूनियन दैट इज रशिया इन दोनों देश के बीच में एंट्री किया, इंटरफियर किया. लाल बहादुर शास्त्री gave the slogan जय जवान जय किसान, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. तो इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन डिक्लेयर किया जय जवान जय किसान, जिसके थ्रू वो चाहते थे कि हाईलाइट करें यानी उठा कर दिखाए इंडिया के सोल्जर्स और इंडिया के फार्मर्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश में. लाल बहादुर शास्त्री breathed his last, that means he died at Tashkent in 1966. The place name is Tashkent where he died. In which year? 1966. Indira Gandhi became the Prime Minister of India in 1966. During her tenure, Pakistan's oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement there. तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1966 में इंदिरा गांधी डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना. उनके टेन्योर में, उनके टाइम पीरियड में उन्होंने जो साल में रूलिंग किया उस टाइम में पाकिस्तान का जो ऑपरेसिव पॉलिसी, इंडिया के खिलाफ का जो पॉलिसी है, कहाँ पर? ईस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान मीन्स जो इंडिया के राइट साइड में है, ईस्ट साइड में है. पाकिस्तान को जब डिवाइड करके इंडिया से अलग करके दिए थे तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था. लेटर दिस ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश. नाउ इट इज़ बांग्लादेश. तो ईस्ट पाकिस्तान में कुछ मूवमेंट मीन्स गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लड़ाई चलने लगे, कुछ जैसे आज़ादी का मूवमेंट इंडिया में हुआ इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान में कुछ मूवमेंट्स हुआ. दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी. और ये मूवमेंट को लीडिंग करने वाले व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान और उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका पार्टी का नाम था मुक्ति बाहिनी. This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. ये जो प्रॉब्लम, एक क्राइसिस, ये प्रॉब्लम जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था वो इंडिया को भी उसका असर हुआ, इंडिया पे भी उसका बुरा असर हुआ, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ रेफ्यूजी मीन्स एक देश से निकल के भागे हुए, बचकर भागे हुए लोग जो दूसरे देश में आसरा लेते हैं उन्हें रेफ्यूजीज कहते हैं. तो बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए. नाइनटीन 1960s के बाद अभी हमने देखा 1970s देखने जा रहा है. 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई उस लड़ाई की वजह से एक न्यू कंट्री बन गया, दैट इज़ बांग्लादेश. यानी ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के हाथ से हट गया, वो अलग एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, दैट इज़ बांग्लादेश. As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out the underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. तो हम सिर्फ लड़ाई के बारे में या देश डिवाइड होना ही सिर्फ यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, पूरे इंसिडेंट्स देख रहे हैं जो अच्छे बुरे सभी. तो 1974 में इंडिया अपना एटमिक जो टेस्ट है, एटमिक रिसर्च का जो टेस्ट, एक एटमिक डिवाइस इंडिया ने बनाया जो उसका टेस्टिंग करके देखा, राजस्थान के पोखरान में रखा. वैसा इंडिया का पॉलिसी था, पॉलिसी अभी भी है कि यूज़ एटमिक एनर्जी
फॉर पीसफुल पर्पस, शांति के जरिए, शांति के तरीके से, शांति से एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करो फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, नॉट फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, किसी को तबाह करना नहीं, कुछ अच्छे काम के लिए। In 1975, the people of Sikkim voted for joining Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in Indian Federation. 1975 में सिक्किम के कुछ लोग, सिक्किम के कुछ लोग नहीं, पूरे पब्लिक एक वोटिंग किया और पब्लिक का ओपिनियन के हिसाब से वो वोटिंग में मेजोरिटी ये आया कि सिक्किम वांटेड टू जॉइन इंडियन रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक का हिस्सा बनना चाहते हैं सिक्किम। और वैसे 1975 में सिक्किम एक फुल फ्लेज्ड यानी कम्प्लीटली डेवलप्ड एक स्टेट बन गया इंडिया का फेडरेशन के अंदर। दैट मीन्स सिक्किम इंडिया का स्टेट तब बना। ड्यूरिंग दिस डिकेड, कौन सा डिकेड? 1970s, 70 से लेके 79 तक का टाइम। ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रू अनस्टेबल। इंडिया का राजनीति का सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, रूलिंग सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल रहा, यानी स्थिरता नहीं था। द इलाहाबाद हाई कोर्ट गेव द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब जो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, कुछ डिसीजन लेकर कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को कहते हैं वर्डिक्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया इन 1974 दैट इंदिरा गांधी, the then prime minister, had misused the government machinery during her election campaign. और एक कोर्ट का डिसीजन ये था, वर्डिक्ट, एक ऑर्डर ये था कि इंदिरा गांधी जो तभी का प्राइम मिनिस्टर है, द देन प्राइम मिनिस्टर, हैड मिसयूज द गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट के रूल्स को या गवर्नमेंट के राइट को, उनके हाथ में जो हक अधिकार है वो अधिकार को मिसयूज किया, गलत फ़ायदा उठाया उसका। कब? ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन का जो कैंपेन, इलेक्शन के पहले जब कैंपेन होता है, इलेक्शन का प्रचार होता है, इलेक्शन का जो रिलेटेड काम होता है, उसमें अपना गवर्नमेंट के अधिकार को मिसयूज किया। इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट। ये वर्डिक्ट कोर्ट का निकलने से देश भर में बहुत सारे स्ट्राइक, बहुत सारे प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठने लगे, बहुत लड़ाई, ऐसा स्ट्राइक वगैरह बहुत होने लगा। During this period, the situation became more complicated due to the movement led by जयप्रकाश नारायण। इसी टाइम पे एक मूवमेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक को जमा करके एक मूवमेंट किसने? जयप्रकाश नारायण ने अरेंज किया। The situation of law and order in the country worsened and the government declared the state of national emergency on the basis of constitutional provisions relating to emergency। तो इस सिचुएशन में देश में मूवमेंट हो रहा है, इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ वर्डिक्ट सुनाया गया है, ये सभी सिचुएशन में देश का जो लॉ और ऑर्डर यानी कानून का जो कंडीशन है बहुत ही वर्सेंड हो गया, यानी बहुत ही खराब हो गया। देश को बराबर कंट्रोल कोई कर ही नहीं पा रहा है, ऐसा सिचुएशन हुआ। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। वैसे इट इज़ अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त ऐसा एक प्रोविज़न, ऐसा कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि जब देश का, हमारा इंडिया का सिचुएशन इतना ख़राब हो जाए कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं संभल पाते, तभी इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड, टर्बुलेंट मतलब पूरे एकदम मेसअप हो गया हुआ पीरियड, जो कंट्रोल में बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू चेंजेस होने वाला सिचुएशन में, the fundamental rights of Indian citizens were suspended। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया तो क्या होगा? गवर्नमेंट मतलब सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इतना स्ट्रिक्ट हो गए कि इवन आम जनता पब्लिक में निकल कर बाहर चल भी नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगा। मिलिट्री आएगा यहाँ पर रूलिंग करने, वैसा एक सिचुएशन होता है नेशनल इमरजेंसी। तो इंडियन सिटीज़न का यानी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स जो एकदम छोटे से छोटे राइट्स भी सस्पेंड किया गया, यानी कि उनको कोई अधिकार नहीं, ऐसा उनको बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस हुआ। ड्यू टू इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन्ड। ये इमरजेंसी डिक्लेयर करने की वजह से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन तो एकदम डिसिप्लिन में आ गया, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। बट द ह्यूमन राइट्स वेर रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन इंसान का राइट्स
इंसान के जो हक है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया। The period of national emergency lasted from 1975 to 1977 and after that general elections were conducted. और ये इमरजेंसी का सिचुएशन, नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन 1975 से 1977 तक इंडिया में चलता रहा और उसके बाद जनरल इलेक्शन मतलब प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लिए किसको सिलेक्ट करना चाहिए, इसके लिए जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया। On the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called the Janata Party. इस इमरजेंसी के चलते नया जनरल इलेक्शंस जब कंडक्ट किया तो बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज, जो रूलिंग पार्टी एक होता है और ऑपोजिशन पार्टी मीन्स बाकी जितने भी पार्टीज है जो रूलिंग में नहीं है, दे आर कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टीज। तो ऑपोजिशन पार्टी सब एक साथ जुड़कर एक नया पार्टी बन गया, दैट इज जनता पार्टी। The Congress party led by Indira Gandhi was roundly defeated by this newly formed जनता पार्टी। ये नया बना हुआ जनता पार्टी के साथ इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी completely हार गए। Morarji Desai became the prime minister, but under his leadership the Janata Party government couldn't last long due to internal differences। मोरारजी देसाई की लीडरशिप में जनता पार्टी रूलिंग में आया, मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बने, बट द गवर्नमेंट कुडेंट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस। पार्टी के अंदर का ही इंटरनल डिफरेंसेस, पार्टी के अंदर के मेंबर्स के बीच में ही जो अनबन होने की वजह से या डिसएग्रीमेंट होने की वजह से, छोटे मोटे लड़ाई होने की वजह से ये पार्टी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, ज़्यादा टाइम तक टिका नहीं। सो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट केम बैक, या फिर वो रूलिंग में से उतर गए या अधिकार पे से निकल गए। चरण सिंह सक्सीडेड हिम, उनके बाद आए चरण सिंह, बट इवन हिज गवर्नमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड वन, उनका गवर्नमेंट भी शॉर्ट लिव्ड साबित हुए, मीन्स वो भी ज़्यादा रूलिंग कर नहीं पाए। Elections were conducted once again in 1980 and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to power again। वापस तुरंत ही 1980 में फिर से इलेक्शन हुआ और अगेन द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी केम टू रूल, पावर में आया इंदिरा गांधी वापस से। अभी 1980s की बात है, 1980s में जो इंसिडेंट हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।